6 से 9 महीनों के अंदर सुपर सुकोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम को लेके भारत और रशिया के बीच कोई डील फाइनल किया जाने वाला है। AK-203 राइफल्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया जा चुका है, लेकिन भारत में बनने वाले AK-203 और रशिया के AK-203 में कुछ बेसिक अंतर होने वाले हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ग्रीनी रोबोटिक्स की तरफ से अभी दुनिया की पहली डेटलिंग एनेबल मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया है, जो कि भारत की फ्रंटलाइन एयर डिफेंस नेटवर्क को काफ़ी हद तक बेहतर करने वाला है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग कैटेगरी की सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ का इस्तेमाल करने की वजह से आगे चल के हमको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और अंत में आखिर कैसे चाइना यूनाइटेड स्टेट की ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की कॉपी बनाने में कामयाब हो गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सुपर सुकोई प्रोग्राम को लेके है। 2-4 दिन पहले एरो इंडिया शो के दौरान रशिया की तरफ से बात बताया गया था कि भारत और रशिया के बीच अभी इंडियन एयरफोर्स की Su-30 एयरक्राफ्ट की पूरी फ्लीट को फर्दर अपग्रेड करने के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन उस दौरान रशिया की तरफ से इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दिया गया था। बदले में HAL भी अभी अपने खुद से ही Su-30 MK एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है, जिसमें इसकी इंजन को छोड़ के बाकी सभी सिस्टम को अपग्रेड किया जाने वाला है। लेकिन अभी TNN की रिपोर्ट के मुताबिक एरो इंडिया शो के दौरान हुई बातचीत के बाद ये बात सामने आई कि अभी रशिया और भारत के बीच इंडियन एयरफोर्स की सभी Su-30 एयरक्राफ्ट को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए बातचीत किया जा रहा है, जो कि अभी काफी आगे बढ़ चुकी है और आने वाले 6 से 9 महीनों के अंदर ही इनकी अपग्रेडेशन प्रोग्राम को लेकर फाइनल डिसीजन लिया जाने वाला है, क्योंकि अभी इसमें बहुत रशियन और इंडियन कंपनी इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो सुपर सुकोई प्रोग्राम यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि इस बार इसमें रशियन सिस्टम को मिनिमाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि इसमें ज्यादातर इंडियन मेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और वैसे देखा जाए तो Su-30 MK एयरक्राफ्ट अभी इंडियन एयरफोर्स का मेन एयरक्राफ्ट है और ऐसे टोटल 272 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए थे और इसमें से लगभग 222 एयरक्राफ्ट को HAL के द्वारा बनाया गया था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की सभी Su-30 एयरक्राफ्ट को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा या फिर नहीं, इसको लेके थोड़ा डाउट है और उम्मीद किया जा रहा है कि इनिशियली जो 40 एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए गए थे उनको छोड़ के बाकी सभी सुकोई एयरक्राफ्ट को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको लेके बातचीत किया जा रहा है, जो कि कंप्लीट होने के बाद ही डिटेल सामने आने वाली है। अगला अपडेट AK-203 राइफल डील को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी जल्दी से ही अपने इंसास राइफल को रिप्लेस करना चाहता है और इसके लिए अभी भारत की तरफ से AK-203 राइफल को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन पिछले 2 सालों से रशिया के साथ होने वाली AK-203 राइफल की डील फाइनल नहीं हो रही है और यहाँ तक कि यूपी में इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री को भी सेटअप किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इनकी प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू करने के लिए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, जिस वजह से टेंडर आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन अभी एरो इंडिया शो के दौरान खबर सामने आई है कि जल्दी से ही भारत और रशिया ऑफिशियली इस डील को फाइनल करने वाले हैं और स्टेट आर्म एक्सपोर्टर की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इसके लिए अभी एक कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया जा चुका है, जिसको जल्दी ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साइन किया जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने डिफेंस एक्सपो के दौरान आप सभी को बताया था कि रशियन AK-203 और इंडियन AK-203 राइफल में कुछ बेसिक अंतर होने वाले। वैसे लगभग राइफल की बैरल और मैकेनिज्म सेम रहने वाली है, लेकिन इसका जो बट सेक्शन होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि रशियन मेड AK-203 राइफल में हमको एडजस्टेबल स्टॉक देखने को मिलता है, जबकि इंडियन वेरिएंट में हमें एक साइड फोल्डिंग स्टॉक देखने को मिलने वाली है, जो कि एक कन्वेंशनल डिजाइन होने वाली, जिसको मेनली रशिया की AK-103 राइफल्स की सीरीज में इस्तेमाल किया जाता है। अब बाकी इसमें बॉडी में कोई खास चेंजेस नहीं किए जाएंगे, जिस वजह से इसमें भी रशियन AK-203 की तरह सभी प्रकार की मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे कि स्कोप या फिर साइड वगैरह इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अगला अपडेट मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है और अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में इनकी काफी कमी है। इन सिस्टम्स को मेनली इन्फेंट्री यूनिट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और पहाड़ी इलाकों में ये दुश्मन की एयरक्राफ्ट के ऊपर निशाना बनाने के लिए काफी काम आते हैं और स्पेशली चाइना और भारत के बीच अगर लद्दाख में कोई झड़प होता है तो ऐसे सिचुएशन में काफी काम आने वाले हैं। ग्रीनी रोबोटिक्स और VL के बीच अब एक MOU को साइन किया गया था, जिसके अंदर वो भी एक ऑटोनोमस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की डाटा लिंक सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं और ये अपने आप में पहला सिस्टम होने वाला है जो कि किसी भी इंडिविजुअल मैनपैड ऑपरेटर को एक नेटवर्क सेंट्रिक डाटा लिंक सिस्टम के साथ कनेक्ट करने वाला है।
इसका नाम AMDL रखा गया और इसे डेवलप करने में ग्रीनी रोबोटिक्स VL को मदद करने वाली, जो कि स्पेशली AI और रोबोटिक्स के सेक्टर में काम करती है। अब मैन पैड्स को आमतौर पर वेरी शॉर्ट रेंज के एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे कि इनको इंडिविजुअली इन्फेंट्री यूनिट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो तब इनका इस्तेमाल करते हैं जब दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट उनको विजुअल रेंज में दिखाई पड़ता है। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जहां पर मैन पैड के ऑपरेटर इसको तैयार करने से पहले ही एयरक्राफ्ट इसकी रेंज से बाहर निकल गया होता है। लेकिन डेटा लिंक सिस्टम की मदद से पहले से ऑपरेटर को दुश्मन की एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जानकारी दिया जा सकता है, जिससे वो पहले से इसको लॉन्च करने के लिए तैयारी कर सकता है। और ये किसी भी मैन पैड्स की इफेक्टिवनेस को काफ़ी हद तक आगे चल के बढ़ाने वाला है। अगला अपडेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम को लेके है। एक आर्मी ऑफिसर और बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए लिखने वाले जाने माने राइटर अजय शुक्ला ने अभी एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में जितने भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी अलग अलग टाइप के होते हैं। यानी कि इंडियन आर्मी अलग टाइप की रेडियो का इस्तेमाल करती है, नेवी अलग टाइप की रेडियो का इस्तेमाल करती है, जबकि एयरफोर्स अलग टाइप की रेडियो का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से हो सकता है फ्यूचर में हमें इसको लेके कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की होने की वजह से इनकी एफिशिएंसी एक जैसे नहीं होने वाली है। फिलहाल अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है, और इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था। इनको इजराइल की रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से सप्लाई किया जाने वाला था, और ये किसी भी डिजिटल रेडियो प्लेटफॉर्म के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सिक्योर सिस्टम माने जाते हैं, जिनको दुश्मन इजीली हैक नहीं कर सकता है। 2017 में भारत और इजराइल के बीच ऐसे 500 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $100 मिलियन के आसपास की थी। इसके बाद रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से भारत के हर एक एयरक्राफ्ट और हर एक एयरवेज में इन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए इंडिविजुअल लेवल में टेस्ट किया गया था, और ये टेस्टिंग अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो कि सबसे बड़ी मुश्किल और अहम काम था। अभी इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को हैदराबाद की एक जॉइंट वेंचर कंपनी आर्क यानी कि अस्त्र रफाल कॉम्सेस की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और इनमें लगभग 70% से 80% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अब अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी अभी मेक 2 कैटेगरी के अंदर अपने लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को खरीदना चाहती है, जिसके अंदर इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले कंपनियों को अपना सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खुद से डेवलप करना पड़े, और इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उनको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और उसके बाद इनको टेस्ट करने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इनमें से किसी एक सिस्टम को सिलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद मास ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। और इस टेंडर में आर्क भी पार्टिसिपेट करने वाली, और उनके पास पहले से ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिस्टम की टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसको वो आगे चल के इंडियन आर्मी को ऑफर करने वाले हैं। और अगर इसको इंडियन आर्मी सिलेक्ट करती है तो एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के साथ बिल्कुल मैच करने वाली है। वहीं पर नेवी की बात करें तो नेवी की तरफ से भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। लेकिन VL के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो काफ़ी बड़े और बल्कि होने के साथ साथ काफ़ी हैवी भी होते हैं, पर फिर भी इनको एयरक्राफ्ट में ऑपरेट करना नहीं होता है, और शिप्स में इनको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान काम होता है, और शिप्स में काफ़ी जगह भी होती है, और इसी वजह से नेवी के रिक्वायरमेंट में आसानी से फिट हो जा रहे हैं, और साथ ही काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं, जिस वजह से नेवी इनके लिए ऑर्डर को प्लेस कर रही है। अगला अपडेट HAL की RUAV 200 को लेके है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा, जो कि HAL के द्वारा डेवलप किया गया हेलीकॉप्टर बेस्ड ड्रोन है, और कुछ ही दिन पहले हमने एक और हेली ड्रोन के बारे में बात किया था, जिसको एंड्योर ग्रुप की तरफ से डेवलप किया गया था, और इससे वो मेनली क्रिटिकल एरिया में मेडिकल सप्लाई को पहुंचाने के लिए डेवलप कर रहे हैं। अब HAL की तरफ से भी ठीक वैसे ही एक और UAV को डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम RUAV 200 है, और इसे अभी HAL और IIT कानपुर की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। लेकिन ये एंड्योर 15 ड्रोन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और HAL की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान दिए गए स्टेटमेंट्स के मुताबिक इसे अभी दुश्मन के एरिया के अंदर घुस के लॉजिस्टिक सप्लाई को पहुंचाने के लिए या हथियार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसको भारत आगे चल के हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। HAL के मुताबिक एक 200 kg क्लास का UAV होने वाला है, जो कि एक बार में अपने साथ 30 से 40 kg के आसपास की लोड को कैरी कर सकता है। इसे HAL की तरफ से अभी स्पेशली हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए ट्यून किया जा रहा है, और 2022 तक HAL की तरफ से इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। और ये एक फुली ऑटोमेटिक ड्रोन होने वाली, यानी कि इसको रिमोटली ऑपरेट करने के लिए भी पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और एक बार इसकी वे पॉइंट और डेस्टिनेशन को सेट कर दिया जाता है तो ये अपने आप ही टेक ऑफ कर सकता है, वे पॉइंट को फॉलो कर सकता है और डेस्टिनेशन में जाके लैंड कर सकता है, जिसके बाद वो सामान वहाँ पे अनलोड करके वापस भी आ सकता है।
इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो लगभग 200 kg तक होने वाले और ये लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। इसकी मैक्सिमम सर्विस सेलिंग की बात करें तो ये भी लगभग 6000 मीटर तक होने वाली, जो कि लगभग नॉर्मल साइज के हेलीकॉप्टर की बराबरी की है। और साथ ही इसकी रेंज अभी 100 किलोमीटर और इसकी एंड्योरेंस 3 घंटे तक बताया जा रहा है, जो कि आगे चल के और बेहतर होने की उम्मीद किया जा सकता है। अगला अपडेट एक एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके है। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से LOC में किस तरीके से ड्रोन की मदद से हथियार और गोला बारूद को उस तरफ से इस तरफ मौजूद सुअर लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। और ये छोटे ड्रोन्स होते हैं जिस वजह से रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, और ऊपर से हमारे आर्मी या BSF के पास एंटी ड्रोन सिस्टम सफिशिएंट मात्रा में मौजूद ना होने की वजह से इनको मार गिराने में काफ़ी दिक्कत होता है, जिस वजह से आर्मी पिछले कई सालों से एक बेहतर एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। अभी आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक नई एंटी ड्रोन गन को सिलेक्ट करने का फैसला किया गया, जिसे क्राउन ग्रुप की तरफ से डेवलप किया गया है। ये हैंडहेल्ड सिस्टम होने वाली, जिसको नॉर्मली राइफल की तरह ऑपरेट किया जा सकता है और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर में जो ड्रोन्स घुसपैठ करते हैं उनको मार गिराने के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। इन एंटी ड्रोन सिस्टम को रिसेंटली एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था और अभी इनको देखने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इनको टेस्ट करने का फैसला किया गया है। क्राउन ग्रुप का कहना है कि आमतौर पर पाकिस्तानी ड्रोन LOC में रात के वक्त या फिर लो लाइट कंडीशन में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से नेकेड आई के साथ इनको देख पाना और मार गिराना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये एंटी ड्रोन सिस्टम स्पेशली लो लाइट कंडीशन के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं, जो कि इफेक्टिवली पाकिस्तान के बदमाश ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि चाइना की तरफ से अभी जेट 20 हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर्स को चाइना अभी अपनी पुरानी रशियन ओरिजिन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और हाल ही में ही चाइना की तरफ से किए गए कई मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान कहीं पर भी चाइना की तरफ से अपनी Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बदले में चाइना की तरफ से अपनी जेट 20 हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया गया था। वैसे देखा जाए तो जेट 20 दिखने में US ओरिजिन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन चाइना इसको ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से अलग बताकर इसको अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट बताता आ रहा है। पर यह बात हर कोई जानता है कि चाइना ने इसको ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को कॉपी करके डेवलप किया है। अब चाइना ने ये सब कैसे किया था, ये बात भी अभी तक काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ओसामा पर जो रेड किया गया था उस दौरान US स्पेशल फोर्सेस की तरफ से एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को वहीं पे छोड़ना पड़ा था क्योंकि ये खराब हो गया था, और बाद में उसी हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान की तरफ से चाइना को एग्जामिन करने के लिए दिया गया था और उसके बाद चाइना ने उसको रिवर्स इंजीनियर करके जेट 20 हेलीकॉप्टर को डेवलप किया था। पर फिर भी चाइना को अब ये पता लग चुका है कि जेट 20 हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड में इतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, और शायद इसी वजह से चाइना अभी हाल ही में रशिया से Mi-171 SH हेलीकॉप्टर को खरीद रहा है, जो कि Mi-17 हेलीकॉप्टर की सबसे बेहतर वेरिएंट है, और इसको चाइना की तरफ से भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव के दौरान ही खरीदा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।